हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीड टू नेट। हम पढ़ रहे हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को, जिसके हमने बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज अभी तक डिस्कस कर लिए हैं। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड्स जो होते हैं ये भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे हम बाद में आएँगे। अभी इसकी इतनी इम्पोर्टेंस यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। इसका स्ट्रक्चर भी आपको अभी मैं बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल हम इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। जो प्लास्टिड है उसको सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने 1865 में ये टर्म प्लास्टिड दी थी। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली होता है ये। जितनी भी ऑर्गेनेलीज़ आपने अभी तक पढ़े उनमें सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेली जो है वो यही है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और ये जो मेम्ब्रेन होती है ये रेडिएशंस को ट्रैप करने के लिए, स्टोरेज पर्पस के लिए जो है वो यूज़ की जाती है। ये बहुत सारे जो है प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, प्रोटिस्ट जैसे यूग्लिना हो गया उनमें पाया जाता है। एनिमल्स के केस में ये एब्सेंट होता है, जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनमें नहीं होगा, फंजाइज में नहीं होगा, बैक्टीरिया है, अलगी है, वहाँ पर भी आपको ये देखने को भी नहीं मिलेंगे। एल्गीज में भी कुछ एल्गील फॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे, बाकी मैक्सिमम में आपको ये नहीं मिलेंगे। अब जो ये आपके प्लास्टिड्स हैं ना, ये फर्दर आगे क्लासिफाई हो जाते हैं इनके फंक्शंस और पिगमेंट्स के बेसिस पे। तो ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ये आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपका जो स्टेम सेल होता है ना, स्टेम सेल, तो बाद में क्या होता है जब स्टेम सेल डिवाइड करता है तो वो डिफरेंशिएट कर देता है। आधे सेल स्टेम सेल के वो एक्टोडर्म बना देते हैं, कुछ मेसोडर्म बना देते हैं, कुछ एंडोडर्म बना देते हैं। तो वैसे ही प्रोप्लास्टिड भी वैसा ही है। प्रोप्लास्टिड यहाँ पे एक स्टेम सेल की तरह मान लो आप, कि जो क्या करेगा बाद में फर्दर ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ये बना देगा, जो कि अलग-अलग जिनका फंक्शन होगा, इनमें अलग-अलग पिगमेंट्स प्रेज़ेंट होंगे। ये जो प्रोप्लास्टिड है ये खुद कैसा है, कलरलेस ऑर्गेनेली है। तो एक-एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, तीनों ऑर्गेनल इन प्लास्टिड्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्टिड की। तो जो ल्यूकोप्लास्टिड है वो क्या है? ल्यूकोप्लास्टिड एक कलरलेस पिगमेंट है, नॉन पिगमेंटेड है। ऑब्वियसली पिगमेंट नहीं है तो कलर भी नहीं होगा, और पिगमेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। और जितनी भी बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ हैं या बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस हैं, वहाँ पर जो है ये यूज़ होता है। अब बायोसिंथेटिक प्रोसेसेस क्या होती हैं? ये होती हैं मल्टी स्टेप प्रोसेसेस, जिसमें एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं या प्रोसेसेस होती हैं। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एनाबॉलिज्म होता है, जैसे प्रोटीन बनता है। प्रोटीन कैसे बनता है? जो आपके अमीनो एसिड्स हैं वो सिंपलर फॉर्म्स हैं, जब वो मिलकर प्रोटीन जैसी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ बना देंगे। या न्यूक्लियोटाइड्स, सिंपल टर्म, सिंपल चीज़ें हैं जो मिलकर जो है डीएनए कॉम्प्लेक्स चीज़ बना देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम बायोसिंथेटिक प्रोसेस बोलते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्योंकि नॉन पिगमेंटेड है ना, तो फोटोसिंथेसिस में तो इसका कोई लेना-देना नहीं है। तो ये कहाँ यूज़ हो रहा है? ये इन बाकी की बायोसिंथेटिक जो प्रोसेसेस है ना, यहाँ पर इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि नॉन फोटोसिंथेटिक है तो ऑब्वियसली प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स में तो ये प्रेज़ेंट होंगी नहीं जो ग्रीन कलर के होंगे, तो कहाँ होंगी फिर? जो भी आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं या नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट पार्ट्स हैं ना, जिनका काम नहीं है फोटोसिंथेसिस में या फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में, वहाँ पे ये आपको प्रेज़ेंट होंगी। जैसे रूट्स हो गई, सीड्स हो गई, या कोई भी ऐसा प्लांट का ऑर्गन जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अब इसका फिर प्राइमरी फंक्शन क्या रहा? अगर ये फोटोसिंथेसिस में नहीं यूज़ हो रहा है, तो फिर और क्या यूज़ कर रहे हैं? तो बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ हो गई। दूसरा स्टोरेज, प्राइमरी फंक्शन जो होता है ना ल्यूकोप्लास्ट का, वो स्टोरेज का ही होता है। 3 टाइप्स के होते हैं ये, प्रोटीनोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। ये जो प्रोटीनोप्लास्ट है, इसको हम एल्यूरोप्लास्ट भी बोलते हैं। एल्यूरो वर्ड हमेशा प्रोटीन से रिलेटेड होता है। अगर आपने मेज़ का स्ट्रक्चर देखा होगा, वहाँ पे भी एक एल्यूरोन लेयर होती है, ठीक है? तो जो एल्यूरोप्लास्ट है ना, ये क्या करता है? नाम से ही पता चल रहा है, देखो प्रोटीनोप्लास्ट है तो, और हमने बोला प्राइमरी फंक्शन ही स्टोरेज है, तो किसकी स्टोरेज करेगा ये? प्रोटीन की स्टोरेज करेगा। एग्जाम्पल इसका मेज़ आ जाएगा। इलायोप्लास्ट है, इलायोप्लास्ट को हम ओलियोसोम्स भी कहते हैं, और ओलियो वर्ड हमेशा लिपिड्स और फैट्स के लिए यूज़ होता है, तो ये किसकी स्टोरेज करेगा? लिपिड्स और फैट्स की करेगा। इसके एग्जाम्पल आ जाएँगे जो आपके कैस्टर सीड्स हैं, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ग्राउंडनट है, इनका जो एंडोस्पर्म सेल है ना, वो इसके एग्जाम्पल्स आ जाएँगे। फिर उसके बाद आते हैं एमाइलोप्लास्ट में, तो जो एमाइलो वर्ड है वो स्टार्च के लिए यूज़ होता है, तो इसमें स्टार्च की स्टोरेज हो रही है, जैसे पोटैटो ट्यूबर्स हो गए, ग्रेन्स ऑफ व्हीट एंड राइस हो गए। साथ में कुछ एल्गल फॉर्म्स में जो है ये स्टार्च जो है ना प्रोटीनेशियस बॉडीज़ में स्टोर होता है। उन प्रोटीनेशियस बॉडीज़ को हम बोलते हैं पायरेनोइड्स। ये तो बस आपने इतना ही याद रखना है। इस लेवल पे आपको जो है अभी बेसिक्स हम क्लियर कर रहे हैं ना, तो उस लेवल पे ये बहुत सफिशिएंट है। इसके बाद जैसे-जैसे आप हायर स्टडीज़ करते रहेंगे, हायरली इनको चीज़ों को पढ़ते रहेंगे ना, तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हमारा प्राइमरी मोटिव है बिल्कुल अपना बेस क्लियर करना, ताकि हम जो है आगे कोई भी टेस्ट है, चाहे नेट के लिए या फिर आप पीजीटी के लिए, जिस भी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए तैयारी करेंगे ना, तो आपका पहले बेस क्लियर होगा, तभी आप चीज़ों को आगे समझ पाएँगे अच्छे से। तो अब ये इतना काफ़ी है इस लेवल पे। बाकी जब हम इसको फर्दर आगे और टॉपिक्स को इलैबोरेटेड वे में पढ़ेंगे ना, तब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है, कैरोटिनॉइड एक्यूमुलेटिंग पिगमेंट्स होते हैं। कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं? कैरोटिनाइड्स फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स की क्लास होती है, जिसमें कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीन क्या करते हैं? कैरोटीन किसी भी प्लांट पार्ट को जो है येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे कलर्स जो है वो इम्पार्ट करते हैं जब वो पक जाते हैं, या फिर जैसे फ्रूट्स की बात करूँ मैं, है ना, टमेटोज होते हैं, जब वो पक जाते हैं पहले कैसे होते हैं? वो ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब वो पक जाते हैं तो वो एकदम रेड कलर के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लाइकोपीन पिगमेंट आ जाता है। लाइकोपीन क्या है? एक कैरोटीन है।
या ऑटम सीज़न में आपने देखा होगा लीफ के कलर चेंज हो जाते हैं, है ना? तो वो किसकी वजह से होता है? वो भी आपके कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है। तो क्रोमोप्लास्ट में जो है ये कैरोटीनॉइड्स जो है वो प्रेज़ेंट होते हैं, जो कि बहुत सारे फ्लावर्स को, फ्रूट्स को जो है वो कलर इम्पार्ट करते हैं। कौन-कौन से पिगमेंट्स होते हैं? देखो कैरोटीन है, लाइकोपीन है, ज़ैंथोफिल है, ये सारे के सारे इसमें प्रेज़ेंट होते हैं। कैरोटीन जो होता है वो ऑरेंज कलर देता है, ज़ैंथोफिल जो है वो आपका येलो कलर देता है, लाइकोपीन आपका रेड कलर देता है। इनमें क्लोरोफिल प्रेज़ेंट नहीं होता है क्रोमोप्लास्ट में। इसके अलावा बाकी की सारे कलर्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर लेते हैं। क्योंकि इनमें ग्रीन कलर नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोसेसेस हैं, वहाँ पर क्रोमोप्लास्ट जो हैं वो यूज़ होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो है वो आपके क्लोरोप्लास्ट से ही अराइज़ करते हैं। देखो जो पहले मैंने अभी आपको एक टोमेटो का एग्ज़ाम्पल दिया। जो टोमेटो होता है जब वो कच्चा होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है और मैंने बोला जो भी ग्रीन पार्ट है, ठीक है, तो वो फोटोसिंथेटिक है, मतलब उसमें क्लोरोफिल प्रेज़ेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेज़ेंट है। तो क्या होता है जब वो अभी पका नहीं है ना, तो तब उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेज़ेंट है। लेकिन जैसे-जैसे वो मैच्योर होता जाएगा और एट द टाइम ऑफ द राइपनिंग स्टेज वो क्या होगा, वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, या जो क्लोरोफिल मैं कहूँ या थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स मैं कहूँ, वो क्या होने लग जाती हैं, डिग्रेड होने लग जाती हैं। और जो कैरोटिनॉइड्स हैं ना, ये कलर पिगमेंट्स जो हैं, ये एक्युमुलेट होने लग जाते हैं। ठीक है? इसकी वजह से जो वो पर्टिकुलर फ्रूट है राइपनिंग पे उसको कलर मिलता है। तो इसके एग्ज़ाम्पल में वही आ जाएगा फ्रूट राइपनिंग वगैरह, है ना? जो कैरेट है आपका देखो, कैरेट में कौन-सा कलर होता है? ऑरेंज रेडिश, है ना? तो वो आपका कैरोटीन की वज़ह से होता है। टोमेटो में लाइकोपीन की वज़ह से होता है। तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको ये पिगमेंट्स याद रखने हैं। इसके अलावा बोलते हैं कुछ एल्गल फॉर्म्स हैं। आपने एल्गीज़ वाला प्लांट किंगडम अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी होती है। ठीक है? तो उनमें भी आपके क्या होते हैं ये पिगमेंट्स प्रेज़ेंट होते हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ़ रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी की बात करेंगे। ग्रीन एल्गी की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो ग्रीन एल्गी में क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेज़ेंट है और वो क्रोमोप्लास्ट में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ़ रेड एल्गी की और ग्रीन एल्गी की। जो रेड एल्गी है उसको बोलते हैं रोडोफाइसी। उसमें जो पिगमेंट प्रेज़ेंट होता है या क्रोमोप्लास्ट प्रेज़ेंट होता है वो होता है रोडोप्लास्ट। और साथ में इसमें कौन-कौन से क्लोरोफिल प्रेज़ेंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, रोडोफ़ाइकोएरिथ्रिन एंड रोडोफ़ाइकोसाइनिन, ये कुछ पिगमेंट्स हैं जो कि आपके रेड एल्गी में पाए जाते हैं। दूसरे हैं आपके फियोप्लास्ट। तो जो फियोप्लास्ट हैं या ये पाए जाते हैं आपके ब्राउन एल्गी में, जिसको फियोफाइसी बोलते हैं। प्लस इसमें साथ में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोज़ैंथीन एंड ज़ैंथोफिल्स भी प्रेज़ेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्रोमैटोफोर्स की। तो क्रोमैटोफोर्स आपके साइनोबैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम बोलते हैं, और साथ में बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया में और क्या प्रेज़ेंट होता है? क्लोरोफिल ए, सी, फाइकोसाइनिन या सी फाइकोएरिथ्रिन, ये प्रेज़ेंट होते हैं। और बैक्टीरिया में आपके बैक्टीरियो क्लोरोफिल या फिर जिनको हम क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी कहते हैं, वो इनमें क्या होते हैं? प्रेज़ेंट होते हैं। तो ये हो गया आपका किसके बारे में? क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो अब आ जाइए क्लोरोप्लास्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट सी इन्फॉर्मेशन पहले सुन लो यहाँ पे क्या है। देखो हमने शुरू में एक बात बोली कि प्रोप्लास्ट जो है वो फर्दर क्लासिफाई कर रहा है 3 में, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो जो ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है ना? वो तो डायरेक्टली बन जाएँगे, उनमें ये कंडीशन नहीं है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के केस में क्या बोलता है, अगर तो जो आपका प्रोप्लास्टिड है उसको लाइट का एक्सपोज़र मिल गया, तो वो डायरेक्टली क्या बना देगा? क्लोरोप्लास्ट बना देगा। ठीक है? मतलब कि जो भी आपका प्रोप्लास्टिड है उसको क्या मिल गया, अगर लाइट एक्सपोज़र मिल गया तो वो क्या बना देगा, आपका क्लोरोप्लास्ट जो है वो बना देगा। और अगर वो लाइट एक्सपोज़र उसको नहीं मिला, डार्क रिएक्शन है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका जो क्रोमोप्लास्ट है ना, वो बीच में एक इंटरमीडिएट टाइप भी बनाएगा जिसको बोलते हैं इटियोप्लास्ट। तो ये इसमें आपने याद रख लेना है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा, एक बाहर इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर इसकी एक इनर मेम्ब्रेन है, बीच में बहुत सारा एक स्ट्रोमा प्रेज़ेंट है। स्ट्रोमा क्या है? मैट्रिक्स ही है, इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें प्रेज़ेंट हैं, जैसे जेनेटिक मटीरियल है, स्टार्च है, प्रोटीन है, राइबोसोम्स हैं, ये सब चीज़ें इसमें प्रेज़ेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रैनम्स पड़े हुए हैं थाइलेकॉइड्स के, और इन सारे ग्रैनम्स को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रोमल लैमेली या फिर फ्रेट्स प्रेज़ेंट हैं। इसकी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, इसको सबसे पहले डिस्कवर करा था एंटोन वॉन ल्यूइनहॉक ने। और जो टर्म क्लोरोप्लास्ट है, मतलब जो नाम क्लोरोप्लास्ट है ना, वो किसने दिया था? वो स्किम्फर ने दिया था। ये सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गीज़ हो गए, वहाँ पर पाया जाता है। और आपको पता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं आपके, उनको फोटोसिंथेसिस की कितनी ज़रूरत होती है अपने लिए फूड बनाने के लिए। तो ये फूड प्रोड्यूसर्स भी होते हैं प्लांट्स के। उसके बाद ये प्रेज़ेंट कहाँ होते हैं? तो ये जो लीफ के मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, मेसोफिल सेल्स जो होते हैं, जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे ना प्लांट्स की, तब हम वहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरह के सेल्स होते हैं, कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये प्लांट्स के लीव्स में जो है मेसोफिल सेल्स होते हैं, उसमें ये प्रेज़ेंट होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। इसमें हाई कंसंट्रेशन में क्लोरोफिल प्रेज़ेंट होता है, जो कि आपकी सनलाइट को क्या करता है? ट्रैप करता है, क्योंकि सनलाइट क्या है? फोटोसिंथेसिस का एक एसेंशियल एलिमेंट है। सनलाइट बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो उसको ट्रैप करने का काम जो होता है, वो क्लोरोफिल का होता है। तो इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेज़ेंट होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलता है। उनमें ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और दोनों की दोनों मेम्ब्रेन्स कैसी होती हैं इसकी? स्मूथ होती हैं।
जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है और हाई प्रोटीन कंटेंट उसमें होता है, लेकिन जो आपकी बाहर वाली जो प्रोटीन होती है ना, लेयर होती है सॉरी, उसमें क्या है आपका प्रोटीन कंटेंट क्या है, कम होता है लेकिन वो ज़्यादा परमिएबल होती है। प्लस जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उनको वहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है। इनका अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, अपना राइबोसोम है, ठीक है? इसीलिए सेमी ऑटोनॉमस है, क्योंकि ये अपने खुद के लिए जो इनको अपनी क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है ना, वो बनानी है। तो मेम्ब्रेन क्या होती है आपको पता है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है ना? उसके लिए आपको प्रोटीन्स भी चाहिए, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, तो प्रोटीन्स भी चाहिए, लिपिड्स भी चाहिए, तो वो खुद ही बनाते हैं ये उसके लिए। अगर हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, तो सभी हायर प्लांट्स में, यूग्लिना में आपको जो है क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। मेसोफिल सेल्स में जो ये प्रेज़ेंट होते हैं, ये ओवल और बाइकॉन्वेक्स शेप के होते हैं। हायर प्लांट्स में, जिनमें भी हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे इनमें अलग शेप होती है इनकी, तो आप ये याद रख सकते हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं इनकी शेप के बेस पे कि क्लेमाइडोमोनाज़ में कौन-सी शेप के क्लोरोप्लास्ट प्रेज़ेंट होते हैं या इरोगोनियम जो है उसमें कौन से शेप के होते हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो सारे मेंशन करे हुए हैं। तो क्लेमाइडोमोनाज़ में होते हैं कप शेप्ड, स्पाइरोगायरा में होते हैं स्पाइरल रिबन शेप्ड, यूलोथ्रिक्स में होते हैं गर्डल शेप्ड, ज़िग्नेमा में होते हैं ब्रांच्ड और स्टार लाइक, इडोगोनियम में होते हैं रेटिकुलेट और हायर प्लांट्स में होते हैं डिस्कॉइडल। तो मैंने आपको स्पेसिफाई करने के लिए मैंने पर्टिकुलर इनके छोटे-छोटे से आपको एक रेफरेंस डायग्राम भी बना के दिए हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि ब्रांच स्टार लाइक है तो किस तरह का शेप है, रेटिकुलेट है तो किस तरह का शेप है। तो आप ये इनको याद रख सकते हो। फिर आते हैं इसके नंबर पे, तो नंबर भी इनका वेरिएबल होता है। क्लेमाइडोमोनाज़ और यूलोथ्रिक्स के केस में ये एक ही प्रेज़ेंट होता है पर सेल में, मतलब एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा। स्पाइरोगायरा में ये 1 टू 16 होते हैं, हायर प्लांट्स में ये 20 टू 40 होते हैं और जो ग्रीन एल्गी है चारा, उसके अंदर ये अप टू 500 इन नंबर होते हैं, ठीक है? अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आउटर मेम्ब्रेन लेस प्रोटीन कंटेनिंग है, ज़्यादा परमिएबल है। इनर वाली में ज़्यादा प्रोटीन है लेकिन सेमी परमिएबल है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच के जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स की। तो ये जो आपको फ्लोरोसेंट कलर का पूरा एरिया दिख रहा है, ये सारा क्या है, स्ट्रोमा है, मैट्रिक्स है। सेंटर में प्रेज़ेंट है, होमोजीनियस नेचर का है, डेंसर है, कलरलेस है एंड ग्रैन्युलर ग्राउंड सब्सटेंस है। और कहाँ पे प्रेज़ेंट है ये? इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड को प्रेज़ेंट है। अब किस-किस चीज़ का बना है ये, मतलब जो स्ट्रोमा है इसमें क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट हैं? तो मोर देन 50% तो इसमें प्रोटीन पड़ा हुआ है। 70s राइबोसोम्स हैं, मतलब कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए इसकी तरह ही है, इसके भी राइबोसोम्स। देन सर्कुलर और नेक्ड डीएनए है। इसका जो डीएनए होता है आपका प्लास्टिड्स का, सॉरी क्लोरोप्लास्ट का, उनको हम प्लास्टिडोम बोलते हैं। एमआरएनए है, टीआरएनए है, वाटर है, मिनरल्स हैं, कौन-कौन से? मैग्नीज़, आयरन और मैग्नीशियम, और एंजाइम है रूबिस्को। रूबिस्को की फुल फॉर्म होती है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। यहाँ मैंने बाइफॉस्फेट लिख दिया है बाय मिस्टेक, आपने इसको जो है बिसफॉस्फेट कर लेना है, ठीक है? दैट इज़ योर फुल फॉर्म ऑफ रूबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। प्लस ये जो स्ट्रोमा है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है प्लस प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, क्योंकि इस स्ट्रोमा में ही तो आपके राइबोसोम्स पड़े हुए हैं और राइबोसोम्स क्या हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज़ हैं, तो वो प्रोटीन बनाएँगे। तो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस भी होएगी स्ट्रोमा के अंदर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन भी यहीं पर ही होगी। अब जो ये थाइलेकॉइड्स हैं, ठीक है? इनका जो स्टैक्स ऑफ थाइलेकॉइड्स हैं, इनको जो आपस में कनेक्ट कर रहे हैं वो क्या हैं? वो हैं स्ट्रोमा लैमेला या फ्रेट्स भी इनको बोलते हैं। अब ये क्या है? इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। ऐसा समझ लो कि ये जो आपके थाइलेकॉइड्स हैं, ये क्या है? एक ₹5 का सिक्का है। बचपन में आप करते होंगे कि आपको जब बहुत सारे कॉइन्स मिलते होंगे, तो आप उन कॉइन्स को क्या करते होंगे? एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रखते थे ना आप, ऐसे सारे कॉइन्स को एक पाइल बना के, ठीक है? तो ऐसा समझ लो कि ये एक क्या है? ₹5 का एक सिक्का है और ये आपने बहुत सारे ₹5 को जो है वो एक पाइल बनाकर रख दिया है। ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ सिर्फ़ अकेले एक ₹5 के सिक्के की या एक स्ट्रक्चर की, तो उसको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं उसको हम? थाइलेकॉइड बोलते हैं। और अगर मैं ऐसे बहुत सारे थाइलेकॉइड को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखूँ, तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ग्रेना। ठीक है? पहले तो ये 2 चीज़ें क्लियर कर लो कि अगर तो ये अकेला स्ट्रक्चर प्रेज़ेंट है, तो उसको बोलते हैं थाइलेकॉइड, और अगर इस थाइलेकॉइड का पूरा स्टैक प्रेज़ेंट है, तो उसको बोलते हैं ग्रेना। ये चीज़ क्लियर हुई? अब देखो क्या बोलता है ये, ग्रेना जो है, अब हम उस पूरे स्टैक की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जो स्टैक होता है, वो किसका बना होता है? देखो, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जिनको थाइलेकॉइड बोलते हैं या लेमिलेब इनको बोलते हैं, उनका बना हुआ है। इस ग्रेना के अंदर या इस थाइलेकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट। किसके अंदर? उस एक थाइलेकॉइड, पूरे ग्रेना के, उन्हीं में बोल रही हूँ, सिर्फ एक जो उसका
स्ट्रक्चर था ना थाइलेकोइड, उसके अंदर आपका क्या प्रेज़ेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेज़ेंट है, जो कि क्या है क्लोरोप्लास्ट के फंक्शनल यूनिट्स हैं, ठीक है? क्लोरोप्लास्ट है, अगर उसमें क्लोरोफिल होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी वरना तो होएगी ही नहीं। तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपके ग्रेना है, ये क्या है आपके फंक्शनल यूनिट हैं क्लोरोप्लास्ट के। उसके बाद जो थाइलेकोइड है वो क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एलिमेंट है क्लोरोप्लास्ट का। क्यों? क्योंकि एक तो थाइलेकोइड से मिलकर ही तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बन रहा है, प्लस थाइलेकोइड्स के अंदर थाइलेकोइड्स मिलकर ग्रेना बना रहे हैं, ग्रेना में ही क्या प्रेज़ेंट है, क्लोरोफिल प्रेज़ेंट है। तो वो क्या है इसका फंक्शनल एलिमेंट है क्लोरोप्लास्ट का। अब ये जो स्टैक है थाइलेकोइड्स का मैंने आपको बताया इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। ये मेन साइट है जहाँ पर क्या हो रही है, लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान आपकी जो सनलाइट है वो ट्रैप कर रहा है ये। अब उस सनलाइट को आपको कैसे न कैसे करके उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में भी तो चेंज करना है। तो वो कौन कर रहा है? वो ग्रेना कर रहा है। थाइलेकोइड में वो सारे कंपोनेंट्स प्रेज़ेंट हैं जो कि लाइट रिएक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे क्लोरोफिल है उसमें, कैरोटीनॉइड्स हैं, प्लास्टोक्विनोन है और आपके प्लास्टोसाइनिन्स हैं, ये सब कुछ है इसमें। अब आपको एक थाइलेकोइड जो एक मैंने ₹5 का सिक्का जिसका एग्ज़ाम्पल दिया था ना, मान लो एक ₹5 का सिक्का है, ठीक है? उसकी जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है। थाइलेकोइड की देखो दिख रही है डबल लेयर्ड। इसका जो सेंटर है इसको बोलते हैं लॉक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? लॉक्यूल्स या फिर इंट्राथाइलेकोइड स्पेस भी इसको बोलते हैं। इन थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं किस फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जिनको हम क्वांटासोम्स बोलते हैं। मान लो कि ये जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मान लो कि बिस्किट्स हैं, ठीक है? तो ये जो बिस्किट्स हैं ये आपको पैकेट्स में मिलेंगे और उस पैकेट का हमने क्या नाम दे दिया, क्वांटासोम दे दिया। अब हर क्वांटासोम मतलब हर एक पैकेट में कितने क्लोरोफिल प्रेजेंट है, 232 250 इन नंबर प्रेजेंट है। इन क्वांटासोम्स को हम फोटोसिंथेटिक यूनिट भी बोलते हैं। अब इनका जो नंबर होता है क्लोरोप्लास्ट में वो भी ग्रेना का वेरी करता है। अब जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना में आपका सिर्फ एक ही ग्रेनम होगा, मतलब एक ही जो स्टैक है पूरा उसका पाइल है जो उसकी थाइलेकोइड की वो प्रेजेंट होगी। जबकि जो आपके स्पिनिच है, पालक, उसमें आपके 40 टू 60 ग्रेनम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। साइनोबैक्टीरियम के केस में बोलता है जो थाइलेकोइड्स है ना वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। उन्होंने अपने आप को इस तरह से ग्रेनम की फॉर्म में अरेंज नहीं किया होता है, वो ऐसे ही स्कैटर्ड पड़े रहते हैं सिंगल सिंगल थाइलेकोइड्स ही। जो क्लोरोप्लास्ट का जीनोम है ना वो बहुत बड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम से। और राइबोसोम तो मैंने आपको बता दी क्लोरोप्लास्ट का 70s है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपने 70s ही देखा था। और जो प्रोटीन इनिशिएशन है क्योंकि हमने क्या बताया इसमें, एक तो हमने बोला कि ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर रहा है, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। अब ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है, ट्रांसलेशन है अगर मैं सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज में कहूँ तो इसकी जो इनिशिएशन है ना, वो कौन करवा रहा है? वो करवा रहा है आपका मिथायोनाइल टीआरएनए। तो जो मिथायोनाइल है यहाँ पे वो क्या है आपका इनिशिएशन कोडोन है यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट है सेमी ऑटोनॉमस है क्योंकि इसके पास वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी भी स्ट्रक्चर को ऑटोनॉमी करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। जैसे कि डीएनए है, डीएनए पॉलीमरेज़, आरएनए पॉलीमरेज़, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम एंड ऑल ये सारा इसमें प्रेज़ेंट है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सुनेंगे, जो क्लोरोप्लास्ट है ना वो कभी भी डिनोवो से ओरिजिनेट नहीं होता है। डिनोवो मतलब कि अपने पुराने सेल से एक्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट नहीं होता है। इससे पहले हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बताया था कि ये अपने पुराने प्री एक्जिस्टिंग सेल से ही क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपने पुराने प्री एक्जिस्टिंग सेल से ओरिजिनेट नहीं होता है, बल्कि वो फिजन के थ्रू मल्टीप्लाई करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तब हमने इसकी हिस्ट्री भी पढ़ी थी। याद है आपको शुरू में कि सेल की हिस्ट्री क्या थी, कैसे ये हुआ ओरिजिनेट, कैसे बना प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक। तो हमने क्या बताया था कि जो पुराने ज़माने के जो प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल्स थे, ठीक है? उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो फोटोसिंथेसिस भी करे और एरोबिक मेटाबॉलिज्म भी करे, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे जो प्रेज़ेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे या एरोबिक बैक्टीरिया थे, उनके साथ उन्होंने सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर ली। सिम्बायोटिक एसोसिएशन करी, फिर उसके बाद क्या हुआ थोड़े टाइम के बाद जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करके माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, मॉडर्न यूकैरियोट्स का। और जो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया थे, उन्होंने इवॉल्व करके क्लोरोप्लास्ट बना दिया मॉडर्न प्लांट सेल्स का। यही कहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, वो माना जाता है कि ये कोई वो नहीं है, ऐसा हुआ है इसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, जस्ट ये मानते हैं लोग, बिलीव रखते हैं, ये उनकी हाइपोथेसिस है ये जस्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट उन्होंने क्या सोचा मानते हैं वो कि ये साइनोबैक्टीरिया जो हैं, उसी से ही ओरिजिनेट हुए हैं ड्यू टू एंडोसिम्बायोसिस। उसके बाद हमने बोला कि जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है उसको प्लास्टिडोम बोलते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की, कि इसके फंक्शंस क्या हैं? तो हमने बोला कि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, वो कहाँ होती हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती हैं। जो ग्रैनम है, यहाँ ध्यान से सुनो, ग्रैनम थाइलेकोइड का जो पूरा स्टैक था वो, वहाँ पर लाइट रिएक्शन उस ग्रैनम पार्ट में होंगे और जो स्ट्रोमा है आपका या जो आपका मैं कहूँ मैट्रिक्स पोर्शन है वहाँ पर आपके सारे डार्क रिएक्शंस होंगे। फिर बोलता है जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपके फोटो रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट करता है और क्या है ग्लाइकोलिक एसिड सिंथेसिस की साइट है। जब फोटो रेस्पिरेशन होती है ना तो उस दौरान ये जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो क्या है, बाय प्रोडक्ट है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट से बाय प्रोडक्ट जो है वो रिलीज आउट हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा
क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के थोड़ी-सी हिस्ट्री जानी, कैसे ओरिजिनेट करते हैं, कैसे क्लासिफ़ाई किया हमने इनको 3 पार्ट्स में, फिर ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा, उनके फर्दर पार्ट्स को पढ़ा, इनके फंक्शंस को पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट का फुल फ्लेज्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ईज़ी वे में हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनली के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।